हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो रिलायंस रिटेल है वो बेसिकली अनलिस्टेड कंपनी है, तो वो बायबैक कर रही है अपने शेयर्स को। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है अनलिस्टेड मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, रिलायंस अपने शेयर होल्डर को 1362 रुपीज़ दे रहा है पर शेयर। अब बात ये है कि ये जो अनलिस्टेड शेयर्स है ये मार्केट में 2700 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कितने रुपए के चल रहे थे। पी के ना 3300 का भी छुआ था। अब सवाल ये आ रहा होगा, इतना डाउनग्रेड क्यों हो गया, इतना अंडर वैल्यू क्यों हो रहा है। बेसिकली रिलायंस की बात मान के चले तो वो तो भाई प्रीमियम दे रहे हैं, ओवर वैल्यू के ऊपर शेयर दे रहे हैं वो। अभी रिलायंस रिटेल को दो कंपनीज ने वैल्यू किया है, ईवाई ने और बीडीओ ने। उन्होंने 7.4 लाख से 7.7 लाख करोड़ रुपया इनको वैल्यू किया है। अब इसका रीजन क्या है कि भाई अभी रिलायंस रिटेल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है सब कुछ। तो इन वैल्यूएशन वाली कंपनीज के हिसाब से जो शेयर प्राइस निकल के आ रहा है ना, वो निकल के आ रहा है 884.03 और 849.08 पर शेयर। 1300 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 470 से 412 रुपए पर शेयर का प्रीमियम दे रहा है रिलायंस। तो ये चीज बहुत अच्छी लग रही होगी आपको। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो अनलिस्टेड मार्केट है ना, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ा प्लेयर है और रिलायंस के ऐसे प्राइसेस घटना इज अ रिस्की थिंग। अभी कुछ टाइम पहले ही रिलायंस रिटेल ने, अगर आपको याद हो, कोविड के टाइम पे 10.9% अपने शेयर्स बेचे थे और वहां पर उन्होंने 47.265 करोड़ रुपया रेज भी किया था। अभी रिलायंस रिटेल की बात हो रही है, ये है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के 85% के आसपास शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्री ओन करता है। 11% यहां दे दी और 4% बाकी बटे हुए। अब रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की एक सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल करके, उसके 99.93% शेयर्स ओन करता है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। और इसी तरीके से रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के पास में बहुत सारी होल्डिंग्स है। तो बेसिकली ये रिलायंस रिटेल की होल्डिंग है रिलायंस वेंचर के अंदर, उसको बायबैक किया जा रहा ताकि होली ओन्ड बाय कंपनी हो जाए, ताकि फ्यूचर के अंदर जो न्यूज़ें निकल के आ रही है, इनको आईपीओ निकालना है, ये शायद उसकी तैयारी हो रही है। अब रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड क्या करता है, जितना आपने रिलायंस रिटेल का नाम सुना है ना, वो सारा वेंचर लिमिटेड के अंदर आता है। जैसे कि जियो मार्ट हो गया, अजियो हो गया, नेटमेट्स हो गया, जिमावे हो गया, या और भी ऑनलाइन प्लेयर्स हो गए, वो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है इस चीज के ऊपर। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई एक चीज बताना चाहूंगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, एक घंटी का बटन है उसको भी दबा दिया करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम वीडियो डालें। बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारे नोटिफिकेशंस नहीं जाते उस लेवल पे, तो कई लोगों ने बेल आइकन नहीं दबा रखा है। तो अगर आपने दबा भी रखा है तो एक बार फिर से बेल आइकन दबाओ और उसको चेक करो वो ऑल पे है या फिर नहीं है। और अगर आप रोज हमारी वीडियोस देखते हो और आपको अच्छी लगती है, सब्सक्राइब करो, कुछ पैसे नहीं जाते, मुझे मोटिवेशन फील होता है यार, हाँ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, मैं बोलता नहीं सब्सक्राइब तो लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। दिल से वीडियो बनाता हूँ तो आप भी दिल से लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर सकते हो, तो सच्ची कोई चीज ही नहीं है। अब बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। वहां पे भी थोड़ी सी बुरी खबरें निकल के आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा नाम खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पीक एक्सवी के जो एमडी है, उन्होंने बोला कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई कंपनी नहीं करेगी, उनकी फाउंडिंग टीम नहीं करेगी, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। उन्होंने क्लियर कट बोला कि बहुत सारे लोग नहीं है, पर माइनॉरिटी लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे फ्रॉड्स चलते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टार्टअप इकोसिस्टम के फ्रॉड्स के ऊपर, बताए थे कि कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। करना नहीं है, पर मैंने बताया था लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, तो उनमें से कोई ना कोई तरीका कर रहा होता है। अब पीक एक्सवी के जो पार्टनर है, उन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो भी ये चीज करता हो पकड़ा जाएगा। ये पीक एक्सवी है कौन? सिक्वोया कैपिटल जो है, सिक्वोया कैपिटल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की जो आर्म है वो है ये। उन्होंने अभी रिसेंटली ही नाम चेंज किया था। तो ये अभी के टाइम पे 9.2 बिलियन डॉलर मैनेज कर रही है, 13 फंड्स मैनेज कर रही है, और इनके पास में 2.5 बिलियन डॉलर अनइन्वेस्टेड पड़ा है, जिसको इनको इन्वेस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बात करी है अकाउंटेबिलिटी की, कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। साथ में स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ में एक और नेगेटिव चल रही है, वो है बायजूस की थोड़ी नेगेटिव स्टोरी।
बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है, बहुत सारी वीसी कंपनियों को नुकसान हुआ है। अगर हम ब्लूम वेंचर्स की बात करके चले तो उन्होंने बोला है ये जो बायजूस क्राइसिस हुआ है इसकी वजह से हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या गलत हुआ है। बायजूस बहुत बड़ा स्टार्टअप था, अचानक की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा घटी है, बहुत सारे क्राइसिस आ रहे हैं, पैसे नहीं है उनके पास में, बैंकक्रप्ट भी हो सकता है। बाकी टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ब्लूम वेंचर्स अभी के टाइम पे $625 मिलियन की एसेट मैनेज करता है और ये ई कॉमर्स और मोबिलिटी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी साइड पे अगर ऑक्सीजो कालरा की बात करके चले तो उन्होंने मैट्रिक्स के बारे में बात करी है, जिसके चक्कर में वो देखते हैं कंपनी अच्छा काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। उनके हिसाब से ये जो एडजस्टेड रेवेन्यू, एडजस्टेड प्रॉफिट, एबिटा होता है, ये कोई सेंस नहीं होती। पैट ही सबसे बड़ा रूल है। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रही है तो कर रही है। ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट आजकल निकल के आया है, एबिटा तो चलो पुराना था, ये गलत चीज है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी, ई सॉप्स के बारे में। अब कंपनी कहती है हमने $500 मिलियन के ई सॉप्स बांट दिए। अगर बांट दिए दैट इज अ कॉस्ट, वो भी माइनस होनी चाहिए और एट लास्ट प्रॉफिट देखा जाएगा। ई सॉप दिया है नहीं दिया, क्या किया क्या नहीं किया। ये कभी भी मैं अगर वैल्यूएशन देखता था मैं इन चीज़ों को नहीं कंसिडर करता था, तो ये थोड़ा और डीप है। अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करके चले तो जोमेटो और पेटीएम के अंदर इन्वेस्टेड है। और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक मजे वाली चीज़ बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रूम है स्टार्टअप्स के लिए, 1 लाख स्टार्टअप्स बनानी है यूनिकॉर्न। ये मतलब मेरे को पुलिस सुपरस्टार की याद आ गई इसके अंदर, मतलब कुछ भी बोल दो, इतने बड़े नंबर। देखो कभी तो बन जाएगी 500 साल के बाद, 100 साल 200 साल के बाद में, जब पैसे की वैल्यू भी कम हो जाएगी। पर मुझे नियर फ्यूचर तो नहीं दिखाई देता, 5-10 साल के अंदर नहीं दिखाई देता कि इतने बड़े नंबर आएंगे। हाँ नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जो यूनिकॉर्न्स है वो छट रही होगी और बहुत सारे नए यूनिकॉर्न्स बनेंगे, और वो यूनिकॉर्न्स भी नहीं होंगे, वो मतलब यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन की वैल्यूएशन। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 10 बिलियन हो सकता है, 100 बिलियन, ऐसी स्टार्टअप भी बने आने वाले 10-15 साल के अंदर इंडिया से। पर बहुत सारा होगा यूनिकॉर्न वाला लेवल, वो नहीं कह सकता, क्योंकि जो अभय पांडे उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा फंड मिल गया इंडिया के अंदर, जितना वो डिजर्व करते थे उससे कई गुना ज़्यादा। मैं बहुत बार मैंने स्टार्टअप बबल वाली वीडियोस बनाई है, उसमें इन चीज़ों के बारे में बात करी है, और लोग मुझे बोलते हैं कि तेरे को क्या पता, तेरे को क्या पता। देखो सिंपल सी बात, एक्चुअली कंपनियां लॉस में हैं और उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसके चक्कर में वो ढंग से काम भी नहीं कर पाती है। इसको मैंने स्टार्टअप बबल वाली सीरीज में एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ पे देख लेना, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो उन्होंने एक बात को एड्रेस किया, उन्होंने कहा जो यूएस में चीज़ें चलती है ना, वो इंडिया में काम नहीं करती है। लोगों को लगता है कि यूएस वाला फॉर्मूला इंडिया के अंदर लगा दो वो काम करेगा, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस इज प्राइस कॉन्शियस ऑडियंस ज़्यादा, मतलब ब्रांड के ऊपर उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। मतलब एक ब्रांड के ऊपर टिक गई, कल को कोई और ब्रांड आ गया सस्ते में ऑफर करेगा तो वहाँ भाग जाएगी। उन्होंने बात करा कि अगर कोई भी एक नीच के अंदर टॉप कंपनी है ना, उसकी वैल्यूएशन $5 से $10 बिलियन ही होनी चाहिए मीडियम टर्म के अंदर। और यहाँ पे नाम तो नहीं लिया गया, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात कर दी जिनकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ऊपर थी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, बायजूस, पेटीएम, फोन पे, स्विगी। और ये सारी खबरें जो निकल के आई है ना, अभी मनी कंट्रोल का एक इवेंट चल रहा है उसके अंदर से निकल के आई है, तो हो सकता है आगे भी हमको ये ऐसी खबरें मिले। अगली खबर ओपन एआई की है। तो ओपन एआई कह रहा है कि वो एक नई टीम बनाएंगे जो कि एआई को कंट्रोल करने के लिए होगी। बेसिकली सुपर इंटेलिजेंस आनी है आज नहीं तो कल, तो वो सुपर इंटेलिजेंस बना रहे हैं, पर वो उस तरीके से बनाएंगे कि उसके अंदर ह्यूमन का कंट्रोल भी रहे। पता नहीं कैसे करेंगे, पर मुझे लगता है ये सुपर इंटेलिजेंस वाला रूट के चक्कर में कहीं ना कहीं मैनकाइंड को खतरा ना आ जाए, उल्टी सीधी चीज़ें ना करी जाए, क्योंकि जैसे ऑटो जीपीटी टाइप की चीज़ें ही खतरनाक चीज़ें हैं। अब जिनको एआई समझ में नहीं आता, मैंने एक चैनल बना रखा है, मेरा भी कोर्स भी ले सकते हैं वैसे, एआई के ऊपर हमने कोर्स बना रखा है। चैट जीपीटी पूरा डिटेल में समझा रखा है कैसे यूज़ करते हैं और प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाते हैं। और मैंने कैनवा का कोर्स भी बना रखा है, उसके अंदर इमेज जनरेशन एआई भी है। कैनवा तो सिखाई है, साथ में इमेज जनरेशन एआई के थ्रू वो भी सिखाया है। बाकी फ्री में सीखना है तो हमारा साहिल खन्ना वाला चैनल है, वहाँ जाके देख लो, लाइव करता हूँ। आप क्वेश्चन बोलते हो सीधा वो बना के दिखाता हूँ, और अब उसकी हम क्लिप्स भी डालना शुरू कर देंगे लाइव की। अगली खबर एंड ग्रुप की है। तो उनके ऊपर $1 बिलियन के आसपास का फाइन लग सकता है, और ये बहुत बड़ा फाइन है अगर देखा जाए तो। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इनके ऊपर फाइन लगाया है, और कहा जा रहा है उन्होंने बहुत सारे लॉज और रेगुलेशन को वॉयलेट किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं करी है, इन्होंने कंज्यूमर का प्रोटेक्शन नहीं किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी बात चल रही है, इस चक्कर में फाइन लगाया गया है। चाइना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइटनिंग कर रहा है, अपनी जो टेक वाली कंपनीज है उनको कह सकते हो टाइटन कर रहा है, या फिर उनकी वैल्यूएशन घटा रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए ना,
अभी एंड ग्रुप की बात करके चले, उनका आईपीओ आने वाला था, उनका जो आईपीओ आने वाला था वो आना था $315 बिलियन की वैल्यूएशन के अंदर 2020 के अंदर, पर अभी वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं $78.54 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब 73% के आसपास का ड्रॉप आया है वैल्यूएशन के अंदर और बाय बैक भी कर रहे हैं। बेसिकली उनका कहना है कि हम इन्वेस्टर को ऑप्शन दे रहे हैं एग्जिट करने का, निकल रहा है तो निकल जाओ भाई, एक अच्छा रेट मिल रहा है। अब इस ग्रुप के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है जो 50% से ज़्यादा ओन करते हैं, उनका कहना है कि भाई हम तो नहीं कर रहे, हम ये रीपर्चेज वाले में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो देखते हैं ये एंड ग्रुप का क्या होता है फ्यूचर, और चाइनीज कंपनीज का ओवरऑल क्या होता है। अगली खबर इंडिया से है, तो जयप्रकाश एसोसिएट डिफॉल्ट करे हैं 4000 से ज्यादा करोड़ के लोन के ऊपर, इन्होंने लोन ले रखा था। अब इनका कहना है कि लीगल एक्शन भी लेंगे इसके ऊपर, देखते हैं किस डायरेक्शन में बात जाती है, पर 4000 करोड़ पर डिफॉल्ट करा है। अब देखो सिंपल सी बात, ये प्रॉपर्टी वाला काम है ना सारा का सारा। अभी के टाइम पे प्रॉपर्टी उस लेवल पे नहीं बिक रही है, इस चक्कर में बस बिक रही है देखा जाए ना, पर उस लेवल पे नहीं बिक रही है जिस लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कोई बैक्ड बाय कोई डेटा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 साल के अंदर अंदर हमको शायद प्रॉपर्टी स्लम भी देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, बाकी टाइम बताएगा। अगली खबर एक बड़ी मस्त खबर है, 6000 किलो का आयरन ब्रिज अडानी इलेक्ट्रिसिटी का चोरी हो गया था। तो 4 लोगों ने उसको चुराया था, 2 लाख रुपए की उसकी कीमत थी। उन्होंने पूरे ब्रिज को डिसमेंटल किया, ट्रक में लोड किया, उसके बाद लेके गए। नाइस। अगली खबर वेदांता ग्रुप की है, तो अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बेसिकली एक नई कंपनी बना रहे हैं, ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि वेदांता ग्रुप के अंडर ही होगी, पर वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देखेगी। बेसिकली $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उसको ऑपरेट करने के लिए इन्होंने एक अलग सा सिस्टम बना दिया है। अब इसका लॉजिक क्या है कि अलग करेंगे तो ऑपरेशंस अलग से काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी और ढंग से एफिशिएंट तरीके से काम हो पाएगा। गुड है। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो एलॉन मस्क केस कर रहे हैं एक लॉ कंपनी के ऊपर $90 मिलियन की फीस के ऊपर। बेसिकली जब ट्विटर खरीदा था उस टाइम के ऊपर बात चल रही है कि उन्होंने गलत एडवाइसेस दी इनको। अब ये पहले भी किया था इन्होंने एक लॉ फॉर्म के ऊपर, जब ट्विटर खरीद रहे थे कि भाई मेरा नाम खराब किया गया, ये किया गया है। तो आजकल एलॉन मस्क केस ज़्यादा खेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विटर का कांड तो हो सकता है। देखो उनका मन था ट्विटर खरीदने का, उन्होंने खरीदा, उन्होंने अपने हिसाब से उसको बनाने की कोशिश करी। अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक बढ़िया प्रोडक्ट आ रहा है और वो उसके पास में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है ट्विटर से। अब कोई लोग बोलेंगे थ्रेड नहीं बन सकता, ट्विटर जैसा नहीं पहुंच सकता, पर मुझे लगता है बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि अगर हम ट्विटर की बात करके चले गए, उनके पास में 500 मिलियन यूजर्स के आसपास बेस है, जिसमें से बहुत सारे फेक भी हो गए, पर इतना यूजर बेस है। अब इंस्टाग्राम का कहना है कि वो 1 बिलियन तक तो मोनेटाइज ही नहीं करेगा, मतलब ये ट्विटर थ्रेड जो आया है उसको मोनेटाइज ही नहीं करेगा। तो दिस इज स्केरी ना, उनको इतना भरोसा है 1 बिलियन तो ले ही आएंगे हम, मतलब ट्विटर से डबल हो जाएंगे, इसलिए डर लग रहा है भाई उनको, क्योंकि इंस्टाग्राम के पास में रीच है। अगली खबर ट्राई की है, तो वो ओटीटी को रेगुलेट कर सकती है। कहा जा रहा है कुछ ऐप्स को शायद बैन भी किया जा सकता है। वो बेसिकली कंसल्टेशन बिठा रही है ओटीटी के ऊपर, क्या कांड चल रहा है ओटीटी के अंदर। पहले तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और ओटीटी के बीच में कलेश चल रहा है, और क्या कलेश चल रहा है, बेसिकली हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन प्राइम देखते हैं, तो उसके लिए हम जियो का इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इसलिए जियो को कुछ कमीशन मिलनी चाहिए। अगर जियो इंटरनेट नहीं देगा तो नेटफ्लिक्स हम नहीं देख पाएंगे। अब कंपनी वाले कहते हैं भाई लोग नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम के लिए तो तुम्हारा इंटरनेट यूज़ करते हैं। दोनों सही बात है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से दोनों के बिजनेस जो चल रहे हैं चलने चाहिए, दोनों को एक दूसरे के पेट पे हाथ नहीं मारना चाहिए। पर इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस आएगी, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है मॉडरेशन के ऊपर भी कुछ आना चाहिए। बहुत गंद कांड चलता है ओटीटी के ऊपर, मतलब बहुत अश्लीलता आ रही है, ये मुझे ऐसा लगता है। या फिर देखो कुछ ऑप्शन निकालो ना जहाँ पर उन चीज़ों को बैन कर सके। तुम वहाँ पे एक लिख देते हो इंक्लूड दिस, नहीं होता ना। मेरे पास में साइन अप के टाइम पे ऑप्शन आए कि तुम ये चाहते हो या नहीं चाहते, वो मैं करूँ और उसके बाद मुझे वो कंटेंट ही ना दिखाई दे। ऐसा कुछ करो ना, मजा तो फिर आएगा ना। अगली खबर आरबीआई की है, तो आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और जो सर्कुलर निकाला गया है उसमें बहुत सारी चीजें तो पहले से एग्जिस्टिंग है, जो कि मुझे लगता है उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम निकालना चाहिए। मतलब अगर कहीं से पेमेंट वेमेंट निकल जाती है, कोई मिसयूज करता है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेने का ऑप्शन होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि बड़े बैंक्स के पास तो है। पता नहीं किस किस के बारे में बात करी जा रही है, कई बैंक्स में नहीं होगा। आपके बैंक में है या नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ बताना आपके बैंक में है या नहीं है नीचे कमेंट सेक्शन में, और बैंक का नाम भी जरूर लिखना ताकि मुझे पता लग जाए
कि ऐसा भी है क्या कुछ बैंक जिनमें ये ऑप्शन नहीं है। साथ में इंश्योरेंस प्रोवाइड करना कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स के लिए, कि क्योंकि आजकल कार्ड आ गए टैप एंड पे वाले, तो कोई आजकल मशीनें भी लेके आ गया, वो पीछे आपके एक पर्स के पास ले जाएगा और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, उससे पैसा निकाल लेगा। ऐसा कुछ देखिए है मैंने कई हैक्स। साथ में कंट्रोल्स के बारे में बात हो रही है कि कंट्रोल मिलने चाहिए कस्टमर्स को कि वो अपनी लिमिट को ऊपर नीचे कर सके। ये भी मेरे अभी टाइम पे तो है, मैं बैंक ऐप में जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन होता है कि मैं डेबिट कार्ड की लिमिट ऑनलाइन के लिए कितना करना चाहता हूँ, एटीएम के लिए कितना करना चाहता हूँ, इंटरनेशनली कितना करना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन मेरे पास आज भी है। और मैं एक्सिस और आईसीआईसी दोनों की बात कर रहा हूँ, मेरे पास दोनों अकाउंट है। अब कहा जा रहा है जो स्मॉल मर्चेंट्स है ना, उनको दिक्कत आ सकती है इसके ऊपर, इस रेगुलेशन के ऊपर। और स्मॉल मर्चेंट्स कौन है? वो जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं उनकी बात चल रही है क्या? क्या है कॉर्पोरेटिव बैंक्स में ऐसा ऑप्शन होता है या नहीं होता? नीचे कमेंट में बताना। और साथ में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने एक और चीज़ के बारे में बात करी है। उन्होंने बोला है कि फिनटेक के ऊपर रेगुलेशन आ सकता है। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से नहीं डरती है अभी के टाइम पे। अगर आप यूएसडीटी टाइप की चीज़ें ट्रेड करते हो, मतलब कोई भी ऐसी करेंसी जो कि पैक्ड है किसी एक्चुअल करेंसी के, तो वो एक फ्यूचर हो सकता है, उनका ये कहना है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या रेगुलेशन आता है। अगली खबर ऑयल प्राइसेस की है। तो ऑयल प्राइसेस 9 वीक हाई के ऊपर पहुंच गए। सप्लाई कंसर्न्स कहा जा रहा है। बेसिकली एक तो प्रोडक्शन का इशू है, अभी ओपीईसी जो ग्रुप था उन्होंने कहा था अपनी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। रशिया का लिमिटेड जगहों पे सप्लाई कर पा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी इशू निकल के आ गया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल ही रही है कि यहाँ से नहीं लेना वहाँ से नहीं लेना, और साथ में जो डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देखते हैं क्या होता है, ऑयल का प्राइस बढ़ता है। मेरे पास तो ईवी गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।